अभिनय सर जिनके बारे में चर्चा है कि आप शिक्षण के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। अभिनय सर हमलावर हैं पत्रकारों पर, विशेष रूप से नाम लेना उचित होगा क्योंकि अंजना मैडम ने खुद ने ये बात अपने ऊपर ले ली है, तो उनके ऊपर हमलावर हैं कि साहब आप पत्रकारिता छोड़कर सब कुछ कर रही हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया आप लोगों के लिए केवल मनोरंजन का साधन ना रह जाए। ऐसा ना हो कि आप देश के अंदर चलते हुए मूल मुद्दों से भटक जाएं। मैं भूमिका में हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि तुम करंट पढ़ाते हो, जिसके चलते ये रायता फैला है। कारण यह है कि हमारे एक्सप्लेनर्स वीडियो के चलते ही बहुत ज्यादा दिक्कतें जिन्हें आई वो मीडिया को ही। सवाल सीधा आपसे इसी बात को लेकर के, कोई भी ये इंटरोगेशन सेशन नहीं है, आप अपनी बात आराम से रखेंगे। नहीं, मैं आजकल अपने आप को इंटरोगेशन में भी तैयार रख रहा हूं। नहीं, सबसे पहला सवाल सर कि इस मुद्दे में असली एंट्री आपकी हुई कैसे, आपकी क्या राय है? जिसको आपको इवेल्युएट करना है वो क्या बताएगा कि कौन सा गलत है और हम फिर ठीक करेंगे और इसका 200 रुपए लेंगे। तो मुझे ये उजागर करना था, लेकिन क्या होता है ना कि वही चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने बोला आपको बात बुरी लग गई। ब्लैक एंड व्हाइट करके उनका शो आता है, जिस शो में जिस वक्त वो बता रही हैं कि ये टीचर फ्री पढ़ाने का दावा करते हैं लेकिन ये यूट्यूब से 8-10 लाख कमाते हैं, तो जैसे ही वो 8-10 लाख वाली बात आती है उसके बगल में बिमल पान मसाला का ऐड आ जाता है कि आपको अब वो हैंडल सपोर्ट कर रहे हैं जो कि विपक्ष में चाहते हैं कि विपक्ष नहीं बोल पा रहा है, तो सर अभिनय सर ने बोल दिया 21 करोड़ की प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया उत्तराखंड में, इससे सरकारी नौकरी खत्म हुई, इस पे कोई बात नहीं कर। मतलब अगर हर व्यक्ति राजनीति करने लगेगा तो कोर प्रोफेशन साइडलाइन हो जाएगा। कहा कि एक बार आदमी प्रोफेसर हो जाए तो जीवन भर प्रोफेसर रहता है, भले बाद में वो समझदारी की बातें क्यों न करने लगे। तो उनका कहना था कि पहले समझदारी की बात नहीं कर सकता है वो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, और सेशन है इंडिया दैट इज भारत। और आज मेन स्ट्रीम मीडिया में प्राइम टाइम के डिस्कशन में है अभिनय सर। अभिनय सर जिनके बारे में चर्चा है कि आप शिक्षण के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। अभिनय सर हमलावर हैं पत्रकारों पर, विशेष रूप से नाम लेना उचित होगा क्योंकि अंजना मैडम ने खुद ने ये बात अपने ऊपर ले ली है, तो उनके ऊपर हमलावर हैं कि साहब आप पत्रकारिता छोड़कर सब कुछ कर रही हैं। हमारे साथ में द्विवेदी जी बैठे हैं जो पत्रकार हैं और वो हम लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन क्या क्या करने वाला है। कुल मिलाकर आज का जो ये सत्र है, जो कि बहुत ही समझ के साथ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास इस बात का कि किसके क्या दायरे हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि ये क्षेत्र जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया आप लोगों के लिए केवल मनोरंजन का साधन ना रह जाए। ऐसा ना हो कि आप देश के अंदर चलते हुए मूल मुद्दों से भटक जाएं। बेरोजगारी हो, पेपर का लीक होना हो, महंगाई का बढ़ना हो, आपके घर में खाने के लाले हों, रोजगार का अवसर ना हो, ये सब मुद्दे हाशिए पर छूट जाएं। और एक देश के अंदर कुछ दिन पहले किसी एक सोशल बज ने 10 दिन का समय खा लिया, आज फिर एक सोशल बज आएगा, वो 10 दिन खा जाएगा, और प्राइम टाइम 140 करोड़ के देश में चर्चाएं टीचर और पत्रकार क्या करें क्या ना करें इस पर हो। हम इन सभी विषयों के ऊपर आज तार्किक तरीके से बात रखने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने एक सज्जन पत्रकार को बुलाया है और एक सज्जन शिक्षक को बुलाया है। मैं भूमिका में हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि तुम करंट पढ़ाते हो, यानी कि वो व्यक्ति हो जिसके चलते ये रायता फैला है। कारण यह है कि हमारे एक्सप्लेनर्स वीडियो के चलते ही बहुत ज्यादा दिक्कतें जिन्हें आई वो मीडिया को ही थी, क्योंकि हमारे एक्सप्लेनर्स को लोग सुनने लगे। हमने कल भी एक स्टैट साझा किया था कि हमारी 50% से ज्यादा ऑडियंस वो है जो एग्जाम नहीं देती है, वो सीनियर्स हैं। कल जब हमने वीडियो किया तो उसमें मल्टीपल्स में, हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट में अपनी एज लिखी है कि हाँ मैं 63 साल का, मैं 70 साल का, मैं 50 साल का। उन्होंने बताया कि भाई हम खबरों के लिए, और वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खबरों में क्रेडिबिलिटी जो है वो जा चुकी है, और वो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए, क्योंकि पत्रकारिता के एक मेल स्तंभ के रूप में होता था कि आप खबरों से शिक्षित करेंगे लोगों को, वो कहीं मिस हो गया है। मैंने अपना दायित्व पहले भी निभाया, अभी भी निभाता हूं कि करंट अफेयर्स हमारा जो कार्य है, जो किताबों में नहीं छपा और परीक्षाओं में पूछा जा सकता था, उन पर हमने अपडेटेड जानकारी देना शुरू किया। लोगों ने उसे पसंद किया और हम पसंद के साथ आगे निकल लिए। खैर, इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा होगी। सबसे पहले अभिनय सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सवाल सीधा आपसे इसी बात को लेकर के, कोई भी ये इंटरोगेशन सेशन नहीं है, आप अपनी बात आराम से रखेंगे। नहीं, मैं आजकल अपने आप को इंटरोगेशन में भी तैयार रख रहा हूं। नहीं सर, हम शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक धर्म भी निभाएंगे और यहाँ पर पत्रकारिता धर्म भी निभाएंगे। सबसे पहला सवाल सर कि इस मुद्दे में असली एंट्री आपकी हुई कैसे, आपकी क्या राय है? ये मैं वही कह रहा हूं कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये मीडिया की एंट्री नहीं थी। मुझे एक वीडियो करना था पेपर लीक उद्योग पे। मैं ये बताना चाहता था कि ये उद्योग कैसे है, मैं ये बताना चाहता था कि एजेंसियां किस तरीके से फॉर्म फीस के अलावा भी कितना कितना पैसा गलत सवाल पूछ के वसूल रही हैं। एनटीए जैसी
एजेंसी जिसको गारंटी लेनी चाहिए कि हम 100 सवाल पूछ रहे हैं तो 100 के 100 करेक्ट देंगे, वो भी अपने नोटिफिकेशन में ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कौन सा सवाल गलत है। उस बच्चे का जिसका आप एग्जाम ले रहे हो, जिसको आपको इवेल्युएट करना है, वो क्या बताएगा कि कौन सा गलत है, और हम फिर ठीक करेंगे और इसका 200 रुपए लेंगे। तो मुझे ये उजागर करना था। उसी बीच में जैसे मेरा 9 बजे सेशन होता है, आप भी उसकी तैयारी करते हैं, मैं बैठ के तैयार कर रहा था। एक जीएस के शिक्षक ने मुझे एक वीडियो साझा किया कि देखिए अंजना जी ने ये बोला है। तो वहां से मैंने कहा चलो 2 मिनट इस पे भी बोल लेंगे। अभी ऐसा जरूर लग रहा है कि मैंने एक मीडिया के लिए सेशन किया, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने उसमें पेपर लीक, कितनी भर्तियां कब से अटकी हुई हैं, रेलवे बोर्ड बच्चों का कितना पैसा खा के बैठा है, और एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सिर्फ फॉर्म फीस वसूलने के लिए आ रहे हैं। यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, इन सब पे यूपीएससी का एग्जाम इतना मुश्किल था, जहां पे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने पीआईबी रिलीज और ये वो सबसे पेपर लिया था जिसमें कहीं एनसीईआरटी का जिक्र नहीं था। मेरा इन सब चीजों पे सेशन था। लेकिन क्या होता है ना कि वही चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने बोला, आपको बात बुरी लग गई। एक बात बताइए, आपको याद हो कि कंगना का एक बयान था 2014 के आसपास कि मेरे घर में बिजली पानी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो और लोगों के घर में नहीं आ रहा है तो मैं आवाज नहीं उठाऊंगी। डॉलर नीचे गिर रहा था तो अमिताभ बच्चन साहब आवाज उठा रहे थे ना, 2012 में उनके ट्वीट हैं, जूही चावला उठा रही थी। तो वो लोग तो एक्टर थे, इसका मतलब उनको नहीं उठानी चाहिए थी। और आज भी तमाम युवा ये कहता है कि मेरी आवाज, कभी सचिन ने बेरोजगारी पे सरकार से नहीं कहा। हम सबकी अपने काम के साथ साथ ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की कमियां अगर सरकार तक नहीं पहुंच रही हैं तो वो हम बताएं। ये एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है, ना कि शिक्षक का कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। अब अगर उस दौर में मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो क्या मैंने ये बता के गलती कर दी कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो? कल भी उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट करके उनका शो आता है, जिस शो में जिस वक्त वो बता रही हैं कि ये टीचर फ्री पढ़ाने का दावा करते हैं लेकिन ये यूट्यूब से 8-10 लाख कमाते हैं, तो जैसे ही वो 8-10 लाख वाली बात आती है उसके बगल में बिमल पान मसाला का ऐड आ जाता है। आप हमें बताओगे कि हम कितने सही हैं और आप कितने सही हो। हिपोक्रेसी की हद तो ये है कि आप लोग बिमल पान मसाला को प्रमोट कर रहे हो, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, बड़े बड़े इश्तेहार में उन्हीं कोचिंग सेंटर्स का प्रचार करके बैठे हैं जिनमें नीट पेपर लीक की भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। इन लोगों का कहना है कि कोचिंग सेंटर्स ने ही पेपर लीक करते हैं। एक बात बताइए, जो जिसका काम होगा वो वही करेगा ना। अगर उसको बच्चे अपने कस्टमर बनाने हैं तो वो पेपर परचेज करेगा। अब ये पत्रकार साहब नीट का पेपर क्यों लीक करेंगे? अपने अकेले बच्चे के लिए? आप बताओ मुझे खुद ही। तो ये तो सरकार को पता ही है कि भाई कोचिंग सेंटर्स का हाथ होता है और किसी का हाथ होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपके पास कस्टमर नहीं है तो आप खरीदोगे किसके लिए पेपर? लेकिन खरीदा किससे गया इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोचिंग सेंटर्स कुछ इन्वॉल्व थे तो उन्होंने पेपर खरीदा कहां से, उस पे नहीं बात की आपने। उनमें से कितने लोगों को आपने जेल में डाल दिया, नहीं पता। और आप कह रहे हैं अब सारे कोचिंग सेंटर्स, इन्होंने क्या कहा कि यूट्यूब टीचर्स 2 करोड़। देखिए, शिक्षक की क्या कोई प्रजाति है यूट्यूब टीचर्स? क्या होता है यूट्यूब टीचर? शिक्षक तो शिक्षक है, जो राह दिखा रहा है, जो पढ़ा रहा है। मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश का गणित कमजोर हो रहा है, तब हम आए थे 2016 में, 17 में। अभी राजनाथ सिंह ने लवासना में जाके कहा कि बताइए गणित तो बहुत कमजोर हो रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा यूपीएससी को कि ठीक सवाल पूछे। तो हम गणित मजबूत करने आए और हमने किया है। यूट्यूब, आप ये कह सकते हो, एक शिक्षक का दायरा बढ़ा दिया उसने, इतने सारे बच्चों को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको। तो इसमें गलत क्या है? ठीक है अजीत सर, अभी जो अभिनय सर ने बात कही उसमें बहुत सी बातों को उन्होंने एक ही बात में पिरो दिया। उनसे जितने सवाल किए जाते हैं उन्होंने इतना अमलगेट कर दिया है कि लो सवाल खत्म, सारे जवाब एक ही बार में ले लो, अपने हिसाब से काट काट के लगा लेना। ऐसे ही किया ना सर? एनीवे, मैं इन्हीं सवालों से कुछ सवाल आपके माध्यम से भी रखना चाह रहा हूँ, और वो ये, अभिनय सर ने सबसे पहले शुरुआत कही कि मैं मैथ से था लेकिन समाज के मुद्दों में जरूरत थी, बोलने लग गया। पत्रकार का सवाल, अंजना जी का सवाल जो निकल कर आया वो ये था कि आपको काम पढ़ाने का करना था, पढ़ाना छोड़ करके आप महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप शेर व शायरी कर रहे हैं, कपड़े गिना रहे हैं, गाड़ी गिना रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं। जो बिक रहा है आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मुद्दा उठाने से दिक्कत है, टीचर का टीचिंग छोड़ करके और काम करने से दिक्कत है, या फिर लोग सुन रहे हैं? मुद्दा यह है ना सर कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको सुना जा रहा है, आप बोल रहे हैं।
इस देश में ये बहुत बड़ी आयरनी है कि आईआईटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हो। मैं खुद पढ़कर साइंस आया, इस समय करंट पढ़ा रहा हूं। इस देश ने शिक्षा व्यवस्था के साथ तो बहुत सारे प्रयोग पहले ही देख लिए हैं। हम जो पढ़कर आए हैं उस पर तो सवाल अब करना ही नहीं, जो करके आए थे अब वो लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि इस देश ने अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं है। समय के साथ अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं, लोगों को अकोमोडेट होना पड़ता है। ये भी कभी हार्डकोर ऑफलाइन टीचर थे, मैं भी कभी हार्डकोर ऑफलाइन टीचर था। हमें अपॉर्चुनिटी कोरोना ने दी कि चलो आओ भाई, आप अपनी बातों को लोगों तक डिजिटल पहुंचाना है। सरकार ने सुविधा के नाम पर डिजिटल क्रांति इंट्रोड्यूस कराई। हम लोग मास तक पहुंचना चाहते थे, स्केल पर बढ़ना चाहते थे, तो शिक्षण का हमने तरीका अपनाया। सवाल मेरे इन सब बातों में ये है कि दिक्कत असल में है किस चीज से? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी बदलाव को स्वीकार कर लिया उनको किसी बात से आपत्ति नहीं है। उसमें कुछ तौर तरीके को लेकर के, किसी खास बात को लेकर के कुछ आपत्ति हो सकती है, कुछ सवाल हो सकता है। ओवरऑल प्रोसेस को लेकर के आपत्ति नहीं हो सकती है। कैसे, इस बात को आप समझिए। अभी थोड़े समय पहले जब मोबाइल आया और एक टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा सिटीजन जर्नलिस्ट का, तो वो क्या कॉन्सेप्ट था सिटीजन जर्नलिस्ट का? हर जगह जब लिमिटेड चैनल्स थे, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं आया था, लिमिटेड अखबार थे, तो ये एक प्रयास किया गया कि जो जहां है, कहीं गांव में है, अगर उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या रखे, अगर उसके पास माध्यम आ गया तो उसको सिटीजन जर्नलिज्म का नाम दिया गया था। उसको बाद में जब चैनल्स में कॉस्ट कटिंग शुरू हुई तो मोजो आया, मोबाइल जर्नलिज्म आया, कि मोबाइल जिसके हाथ में है। जब सिटीजन जर्नलिज्म चल रहा था उस समय, पता नहीं आप लोगों ने उसको फॉलो किया या नहीं, तो सिटीजन्स के वीडियो लोग रिकॉर्ड करके भेजते थे और मेन स्ट्रीम चैनल्स उसको दिखाते थे। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि जो गांव का एक व्यक्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और जिसकी ट्रेनिंग जर्नलिज्म की नहीं हुई है, जो उसके क्लासिकल थ्योरीज को नहीं जानता है, वो अपनी बात अगर कह पा रहा है बड़े सीधे साधे तरीके से, बड़े भदेश ढंग से वो कह रहा है, लेकिन वो एक मुद्दा उठा रहा था तो वो रखा जाता था, लोग उस पर ध्यान देते थे, सिस्टम भी उस पर ध्यान देता था। तो एक आया सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, फिर मोजो आया, मोबाइल जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद ये यूट्यूब जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। लोग यूट्यूब पर अपना मेन स्ट्रीम का प्लेटफॉर्म छोड़ करके, चैनल्स छोड़ करके, चूंकि उन चाहे चैनल्स की बात करें या अखबारों की बात करें, हम तो ओल्ड स्कूल के जर्नलिस्ट है। पुराने ज़माने में जब अखबार निकलते थे, और हम लोग उससे भी पुराने ज़माने में जब पीटीएस में पेज बनते थे, अक्षर बैठा बैठा करके पेज बनते थे, तब हम लोगों ने शुरू किया था। तो आज ऐसी चीज़ें बदल गई हैं, इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं। अगर हम उस बदलाव को नहीं स्वीकार करेंगे, हम अभी तक इसमें बैठे रहेंगे कि जो पहले होता था वो बहुत अच्छा होता था, तो फिर समस्या आएगी। जैसे चीज़ें बदली, जैसे अखबार से हम लोग टेलीविज़न में गए, टेलीविज़न से डिजिटल मीडिया में गए, वैसे डेडलाइंस ख़त्म होती चली गई। पहले अखबार में एक डेडलाइन होती थी कि हमको जनसत्ता में जब हम लोग थे शुरू में, एकदम 90s में, मिड 90s में, तो ये था कि अखबार आपको छोड़ना है तो डाक एडिशन के लिए 7 बजे की डेडलाइन है, जो अखबार बाहर जाते हैं, और फिर सिटी एडिशंस की डेडलाइन 12 बजे है, उसको 2 बजे भी किया गया। उस समय तक जो खबर आएगी उसको एकोमोडेट करना, वो डेडलाइन होती थी। जब टेलीविजन आया तो ये डेडलाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अभी तत्काल आपको चाहिए है, तुरंत कोई खबर ब्रेक हुई, तुरंत आपको करना है। डिजिटल में भी, और वो डेडलाइन उसी तरह से समाप्त हो गई, अब कोई डेडलाइन नहीं है। ये समस्या असली यही आई, जो आप लोग भी कई बार आपने भी उठाया, आपने भी कई दूसरे लोगों को हम देख रहे हैं वीडियोज बना करके, कि तत्काल आपने, जैसे धर्मेंद्र का निधन हो गया, तो ये जो मारामारी है कि सबसे पहले हम खबर ब्रेक करें, ये इसलिए आई कि डेडलाइंस खत्म हो गई, मीडियम्स चेंज हो गए। तो मीडियम्स, जब नए मीडियम्स आएंगे तो आपके सामने नए तरीके से उसको अपनी खबरों को प्रेजेंट करना होगा। तो वो आनन फानन में जो खबर तुरंत ब्रेक करनी है, हमारे से पहले कोई दूसरा ना ब्रेक कर दे, ये एक हड़बड़ी हुई, उसमें गड़बड़ी होने लगी, गलत खबरें ब्रेक होने लगी। कुछ लोग शुरू में जिनमें इथिक्स बचे हुए थे, उन लोगों ने उसके लिए माफ़ी मांगी। खबरें कई बार गलत ब्रेक हो गई। जैसे एक खबर आई थी कि एक्सीडेंट हो गया, 22 बच्चे मर गए, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तो एंकर ने, चैनल ने माफ़ी मांगी कि ये गलत हो गया। बाद में माफ़ी मांगनी बंद कर दी लोगों ने। कुछ भी आप गलत चला रहे हैं, लोग जान गए, आपने दिखा दिया लोगों को, और आपकी कोई जवाबदेही नहीं है कि आप इसके लिए माफ़ी मांगे कि आपसे गलती हो गई। तो ये जब हम लोग मीडियम को या चेंज को जब एक्सेप्ट करेंगे, अभी का ये समस्या यही है कि टीचर क्यों पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, चूंकि वो एक मीडियम है पढ़ाई का, एक प्लेटफॉर्म है पढ़ाई का। पत्रकार क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप आज इस बात से बहुत आहत हैं, आप नहीं, बहुत सारे लोग, कि आप कैसे, हमको नहीं, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ज्ञान बता रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे ही अटैक हुआ था यूट्यूब के पत्रकारों पर। ये जो तमाम मेन स्ट्रीम के जो एक एलिट अपने को मानते हैं कि हम बड़े हम ही पत्रकारिता कर रहे हैं या हम इतने बड़े चैनल में हैं,
उनको लगता है कि ये क्या है, ये कीड़े मकोड़े लोग हैं, ये यूट्यूब पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस तरह से टारगेट यूट्यूब के पत्रकारों को किया गया, सिर्फ शिक्षकों को नहीं किया गया, यूट्यूब के पत्रकारों को भी टारगेट किया गया। वहाँ जो हायरार्की है, जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में पढ़ते थे, पेरेटो और मोस्का की थ्योरी की जो अभिजनवाद है, वो अभिजनवाद हर जगह होता है। भिखारियों में भी अभिजन होते हैं और डाकुओं में भी अभिजन होते हैं, वेश्याओं में भी अभिजन होते हैं, एलिट होते हैं उनके भी। तो वो समानों में समानता होती है और जो समान नहीं है, आपकी तरह नहीं है, उसमें असमानता होती है। पत्रकार, हिंदी का पत्रकार एलिट अंग्रेजी के पत्रकारों से दूर रहता था, हिंदी में भी छोटे अखबार का पत्रकार बड़े पत्रकारों से दूर रहता था। तो जो ये एलिटिज्म है, जो अभिजनवाद है, वो इस समय सबसे मुखर होकर के सामने आया जब आपने यूट्यूब के पत्रकारों को अटैक किया, यूट्यूब के शिक्षक को अटैक किया। ये उस मानसिकता को दिखाते हैं, आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खबरें ज्यादा डेमोक्रेटाइज हो गई हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा। प्रतिक्रियाएं अब ज्यादा लोकतांत्रिक हो गई हैं। नहीं, वो तो प्लेटफॉर्म ने किया, मीडियम ने किया। हमने कहा जब आया, जैसे सिटीजन जर्नलिज्म आया था, पहले जो हायरार्की था वो हायरार्की मेंटेन रहता अगर इस तरह के मीडियम्स ना आते। नहीं, वो तो हमेशा रहता है ना कि जब नए, अब मीडियम तो डेवलप होगा, आप उसको तो नहीं रोक सकते। टेक्नोलॉजी के साथ नए मीडियम्स आएंगे, आगे हो सकता है और भी कोई नया मीडियम आए, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और इसकी वजह से एक्सेप्ट करने में समस्या है। हमने कहा कि जैसे ये डेमोक्रेटाइज हुआ, जैसे आम आदमी भी कोई ऐसी खबर देने लगा जो आपके पास खबर नहीं है, कोई ऐसा एनालिसिस करने लगा जो आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा प्रोसेस कर पा रहा है। मतलब जैसे कहते हैं कि पहले अंग्रेजों का जब भारत में शासन था, तब अपने क्लब्स के बाहर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उनमें एक हीनता की भावना थी इस बात को लेकर के, भारतीयों को लेकर, कि राज तो इन पे करना है लेकिन साथ नहीं बैठना है। तो ये श्रेष्ठता का भाव था उनके अंदर, श्रेष्ठता का भाव था। तो यही श्रेष्ठता का भाव है जो स्टार एंकर्स हैं, अभिजन जिसको हम कह रहे हैं, स्टार एंकर्स हैं, स्टार जर्नलिस्ट हैं, उनको बड़े नेता जानते हैं, उनको प्रधानमंत्री जानते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा डोमेन है, इसमें कैसे कोई घुस रहा है। और फिर उससे जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आपके इंटरेस्ट पैदा होते हैं, और फिर उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी जो सारा घटनाक्रम है वो उस इंटरेस्ट से पैदा हुआ है। एक इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। आपने अपना प्लेटफॉर्म यूज किया, उसकी जरूरत नहीं थी। आप उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप शिक्षा पर इतना बड़ा समस्या, इतनी बड़ी समस्या आई है, 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में, और जिस परेशानी से गुजर रहे हैं 17 साल 18 साल के बच्चों को, हमने कई बार कहा, सीबीएसई का मामला है, 17 साल 18 साल के बच्चे की कलेजा फटता है ये सोच करके कि 17 साल 18 साल के बच्चे के दिल पर क्या बीत रही होगी। आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न दूसरा हो गया। अचानक मान लीजिए कि शिक्षकों से, यूट्यूब के शिक्षकों से या कोचिंग वालों से आपको समस्या है, तो ये आपने पहले तो नहीं उठाई है ना कभी ये बात, उसकी कंटिन्यूटी होगी ना। इस समय ऐसे आपकी टाइमिंग को लेकर के ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने ऐसे समय ये मुद्दा उठाया किसी और मुद्दे को बचाने के लिए मुद्दा भटकाया। वो इंटरेस्ट था, जिस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये मुद्दा लेकर कल हमने भी इस मुद्दे के ऊपर वीडियो किया था। और सर एक चीज समझनी होगी, कल्याण सिंह शिक्षक थे, अच्छे राजनेता बने, शिक्षा में अच्छा काम किया, कई सारे राजनेता, मुलायम सिंह जी भी शिक्षक थे। आज मैं आपसे पूछूंगा साहब कि इस बात से बड़ी आपत्ति होती है कि जो लोग या जिन लोगों की सरकार है, जो इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता हमारे बोलने को ये कहते हैं देखो राजनीति कर रहे हैं। क्या इस देश में राजनीति गलत वर्ड है? क्या अपनी बात को रखना, सवाल पूछना राजनीति के अंदर आ जा रहा है? और आ जा रहा है तो क्या गलत है? राजनीति क्यों नहीं की जा सकती? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजनीति करने का मतलब क्या है? ठीक है, मैं आपसे इस पे काउंटर सवाल भी कर लेता हूं ताकि आपका क्वेश्चन का फिर हम साथ में बैठ के चर्चा करें। हम किसी को भी किसी का पक्षधर नहीं बना रहे, विमर्श है। बिल्कुल विमर्श है। तो अभिनय सर, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में ना प्रतिक्रियावाद बहुत ज्यादा है। मतलब हम इतने ज्यादा सेल्फ एस्टीम को लो रखते हैं कि किसी ने हमें अगर गलत शब्द के साथ भी संबोधित कर दिया तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। अब इसको पूरे नेशनल प्राइड से भी जोड़ लेते हैं। एक पत्रकार थी जो नॉर्वे में थी और उन्होंने आकर के प्रधानमंत्री से रिलेटेड या भारत पर रिलेटेड कुछ शब्द बयान में दे दिए। पूरे देश में प्राइम टाइम वो चलने लगा कि एक पत्रकार ने पूरे भारत को 157वें पायदान पर धकेलने का कारण बता दिया कि ये है। हम लोगों ने जितना भी अब तक अध्ययन किया, अध्यापन किया, उसमें ये सबसे ऊपर रेफरेंस रहता है। पॉलिटी के अंदर भी अभी आपने जिनका जिक्र किया वो विदेशी थे। हम लोग हिस्ट्री के विद्यार्थी जब थे तब हमने ये पढ़ा कि साहब कर्नल जेफस्टॉन ने राजस्थान के बारे में क्या कहा। हम जब पढ़ते हैं कि साहब हमारे देश के बारे में यूनानी आए तो क्या कहकर गए, चाइनीज आए तो क्या कह के गए, वुआंग क्या कह के गए, सबकी चर्चाएं होती थी। मुद्दा यह है कि हम खुद क्या कहते हैं इसकी चर्चा नहीं करते। देश ने एक नैरेटिव पाया है कि दुनिया ने हमें किस नजर से देखा, मतलब हमारे देश को देखने वालों की जो नजर रही उससे हम में प्रतिक्रिया आई। अब मैंने ये बात क्यों बनाई, अब इसके पीछे का आधार चलते हैं। जब प्रतिक्रियाएं होती हैं तो हमारा देश सबको एक कॉमन धागे में अगर पिरोता दिखता है तो वो है राजनीति से, क्योंकि राजनीति से आपके शिक्षा के हित भी, स्वास्थ्य के हित भी, अर्थ के हित भी, खेल के हित भी सब सधते हैं।
जब सारे हित सदते हैं तो इसका मास डोमेन होता है। इसमें वही वाली बात है, एलिटिज्म है। अगर कोई अभिजात वर्ग में बैठा है तो उसे लगता है कि ये आकर के हमारे यहाँ पे टांग लगा रहा है। लेकिन सर कहीं आपको ऐसा नहीं लगता अगर हर व्यक्ति ही राजनीति करने लगेगा, ये सवाल बहुत ही नेचुरल वे में आ रहा है, अगर हर व्यक्ति राजनीति करने लगेगा तो कोर प्रोफेशन साइडलाइन हो जाएगा। साहब नहीं कर रहा ना हर व्यक्ति, बात तो यही है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, स्टूडियो में जितने भी बैठे लोग हैं, अंजना पे कमेंट कर दें, किसी और पे कमेंट कर दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और कोई इसका जवाब देने नहीं आएगा कि ये फेमस ना हो जाए। ये भी एक प्रतिस्पर्धा है कि हम जवाब उसी का देंगे जिसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं। ये भी एक प्रतिस्पर्धा है। मैंने पहली बार, मतलब मैं ऐसे देखता हूँ आपके शो में काफी सारे गेस्ट आते हैं जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ये कल्चर इस देश में बहुत कम बचा है। लोग उन्हीं को बुलाते हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं बहुत वायरल हैं, सब कुछ है। ये है या नहीं? बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं कि राजनीति करने में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वहां 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं शिक्षा पे बात कर सकता हूं, चाहे भले ही वो बात राजनीति से जुड़ी हो या किसी भी चीज से हो। फिर मैं इस चीज का जवाब गुस्से में भी देता हूं कि भाई अशिक्षित लोग शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री आए दिन कहते हैं कि मैंने उड़ीसा के चुनाव में ऐसा किया। अभी आपको पता है कितना बड़ा घोटाला खोड़ा है, 40 करोड़ का, जिसमें उड़ीसा में पुलिस भर्ती का एक घोटाला है। तो मतलब ये अपने मंत्रालय कौन संभाल पा रहा है? मतलब आपने कभी देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जाकर के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का इंटरव्यू करके पूछा कि एक तो जो रेलवे सबसे बड़ी भर्ती हुआ करती थी वो इतनी डिले क्यों चल रही है और आए दिन रेल पटरी से क्यों उतर जा रही है? क्या ये बड़े मुद्दे नहीं है? आए दिन लोगों की जान चली जाना, इतनी सस्ती हो गई है इस देश में जान। इस देश में 2 ही चीजें सस्ती हुई हैं, एक इंटरनेट कि आप लगे रहिए, आपको मीडिया ज्ञान बांट करके आपका ध्यान बांटती रहेगी, और दूसरी जान। अब फर्क नहीं पड़ता। हम ये सुनते थे एक आंदोलन होगा तो सरकारें, डीएम सब सचेत हो जाते थे, भाई आंदोलन होने की बात हो रही है। जिम्मेदारी बन जाती थी, जो आदमी आंदोलन कर रहा है उस पर ड्रिप भी चढ़ेगी, उसका ख्याल रखा जाएगा कहीं ऐसा ना हो इसकी जान चली जाए, क्योंकि उसमें डीएम के ऊपर भी एफआईआर होनी थी। ऐसा होता था, हम तो यही सुनते थे कि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार इसीलिए है कि मुश्किल वक्त में सरकार लोगों को अनाज देगी। ये हमने सरकार के बारे में सुन के बड़े हुए हैं। लेकिन हमने कोरोना में देखा कि किस तरीके से कितने सारे लोगों की जान गई और सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई, जबकि सरकार के पास आज भले ही फंड क्राइसिस हो, लेकिन उस वक्त इतने नहीं थे कि लोगों की जान बचाई जा सके। उस वक्त लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। कितना काम सरकार ने किया। तो ये सब चीज़ों पे मीडिया ने सरकार को नहीं घेरा, कभी नहीं पूछते। अभी क्या हुआ कि पेपर लीक पे सरकार बैकफुट पे आ गई थी पूरी तरीके से। अब इस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाना है तो थोप दीजिए यूट्यूब टीचर्स पे। मैंने तो लिखा एक ट्वीट में कि सरकार कहना चाहती थी, अंजना जी ने कह दिया। ये जितने भी युवा बेरोजगार लोगों के लिए खराब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सरकार है जो लोगों के थ्रू बाहर हो रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं कि मैं और किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं समझ गया। आप सर इसी पर ही एक और मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपके लिए सोशल मीडिया पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि आप विपक्ष के अब स्पोक पर्सन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा जब ट्विटर पर आप स्क्रॉल करते हैं चीज़ों को तो निकल के आता है कि आपको अब वो हैंडल सपोर्ट कर रहे हैं जो कि विपक्ष में चाहते हैं कि विपक्ष नहीं बोल पा रहा है, तो सर अभिनय सर ने बोल दिया। एक और मैं सत्ता में नहीं हूं, नहीं, तो मैं विपक्ष हूं। आप सत्ता में नहीं, आप भी विपक्ष हैं। आप सत्ता में नहीं, आप भी विपक्ष हैं। मैं ये बोल रहा हूं, बोलिए, मैं जवाब दूंगा। सरकार से सवाल पूछना जो है वो एक आम नागरिक में, आपने भी उदाहरण के रूप में बताया, वो समझ में भी आया। इससे प्रेरित होकर के अब हो क्या रहा है ना अभिनय सर, कि आपको देख करके बहुत सारे टीचर्स जिनको कोर पढ़ने के लिए लोग सुन रहे थे, उन्हें यह समझ में आया कि जैसे अभिनय सर की चर्चा मेन स्ट्रीम पर हो रही है, या फिर इनके बयान अब सुर्खी बन चुके हैं, या फिर इनको उठा करके हर न्यूज चैनल वाले पूछ रहे हैं कि बताओ अभिनय सर आप क्या सोचते हैं, वो पथ भ्रमित नहीं हो रहे हैं। नहीं, इसको आप पथ भ्रमित देखिए, कितने दिन पथ भ्रमित हो जाएंगे। उनको पता है ना, जैसे आज मैं हूं आपके पास आया हूं, मेरी क्लास थी, मैंने उस क्लास को पहले खत्म किया। तो ऐसा नहीं कि हम अपना शिक्षण का काम जारी नहीं रख रहे हैं। मैंने भी अभी ये वीडियो कर लिया, एक रिप्लाई वीडियो बनाऊंगा, परसों से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि ऐसा ही करना है। और शिक्षकों को ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने प्रतिक्रिया उठाई है तो शिक्षक आ गए थे। इस बार तो अगर पूरे शिक्षक समुदाय पे आक्रमण हुआ तो उनको हक है खुद को प्रोटेक्ट करने का। इसमें गलत क्या है? मैं इसको प्रेरणा नहीं मानता। और अगर मीडिया गलत कर रही थी और मीडिया को लोगों ने आईना दिखाया है, जबकि उस मीडिया का काम था कि सरकार को आईना दिखाए, जनता की परेशानियां बताए, और मीडिया को आईना दिखाना पड़ रहा है और लोग दिखा रहे हैं, तो मैं इसमें गलत नहीं मानता। मतलब ये प्रेरणा
लेना गलत नहीं है किसी भी तरीके ठीक से। है। और बाकी जैसे आपने विपक्ष की बात की, तो विपक्ष दुश्मन नहीं है, हर दौर में विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष कमजोर है तो हम जैसे लोग भी है ना, शायद अगर विपक्ष उतना मजबूत होता और अच्छा काम कर रहा होता तो शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ रही होती, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर, प्रतिक्रियावाद आप इस पर अपनी टिप्पणी। इसमें हाँ 3-4 बातें अभी हुई Please, जिनको please. हम लोग, जैसे एक तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा कॉमन सलाह देते हैं हर बात में। लोग कहते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने शासन की बनाई है वो राजनीति पर आधारित है, तो उसमें हर चीज में राजनीति होगी ही होगी। दूसरी, क्या हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, हमको पता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले जब हम लोग उसका सिद्धांत पढ़ते थे तो ये राजनीति जो है ये राज्य से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति हुई तब राजनीति है। ये राज्य की उत्पत्ति से पहले राजनीति थी, और राज्य की जो गतिविधियां हैं, शासन की जो गतिविधियां हैं, इससे बियॉन्ड राजनीति होती है। राजनीति जो है वो परिवार में होती है, तो वहां तो कोई राज्य नहीं है, वहां तो कोई शासन व्यवस्था नहीं है। दोस्तों में होती है, बिजनेस की में राजनीति होती है। तो राजनीति तो हर चीज में है ना। राजनीति का दायरा तो सिर्फ राज्य और शासन तक नहीं सीमित है, राज्य से पहले से राजनीति है। राज्य नहीं रहेगा तो उसके बियॉन्ड भी राजनीति की गतिविधियां चलती हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की राजनीति में इंडल्ज रहता है। ऑफिस की राजनीति में हो, परिवार रिश्तेदारी की राजनीति में हो, बिजनेस की राजनीति में, वो राजनीति होती है। तो ये तो राजनीति एक चीज है, वो अगर कर रहे हैं, अगर नौजवानों को 17 साल 18 साल के बच्चों को या 20 साल को लग रहा है कि इसमें अगर हम इस राजनीति में जो अभिनय कर रहे हैं अगर हम उसमें शामिल होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही तरीका है बात सुनाने का। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर यह है कि जो मीडिया की भूमिका अभी आप देखिएगा ना, ये हमेशा जो मास मीडिया है वो कायदे से सैद्धांतिक रूप से उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन वो होता एस्टेब्लिशमेंट के साथ है हमेशा। और इस पर जितने लोगों ने थ्योराइज किया है इस बात को, हम तो अपने व्यवहारिक अनुभव से जानते हैं, जितने लोगों ने थ्योराइज किया है, जैसे उसमें हम लोग नोम चोम्स्की का नाम हमेशा लेते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया लिखा है, जो उनकी किताब की हेडिंग थी वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो ये कंसेंट मैन्युफैक्चर करने का काम मास मीडिया करता है, और ये उनसे भी बहुत पहले एडवर्ड एल बार्नेस को हम लोग पढ़े हुए हैं, जिन्होंने 2 किताबें लिखी थी जिन पर ये किताबें आधारित हैं। क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक कंसेंट को क्रिस्टलाइज करना, और दूसरा इंजीनियरिंग ऑफ कंसेंट। ये 2 किताबें थी। प्रोपेगेंडा नाम से भी उन्होंने किताब लिखी है, पर पब्लिक रिलेशन नाम से भी किताब लिखी है। तो ये काम यही होता है कि ये आपको मास मीडिया जो है वो हमेशा से सत्ता के साथ होता है। इसके बावजूद इंडिविजुअल्स ऐसे होते थे, इसके सत्ता के साथ होने के बावजूद उसका एक दायरा था, और उस दायरे में आप सरकार के अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर उस गवर्नमेंट उस समय की सरकार को, उस समय की पार्टी को एक आइडियोलॉजी के आधार पर डिफेंड किया जाता था। उसके पक्ष की खबरें दिखाई जाती थी, उसके विरोध की खबरें कम दिखाई जाती थी। लेकिन जैसे ही जनता का मुद्दा आता था, मीडिया सबसे पहले उसको दिखाता था। लोग आउटरेज होते थे मीडिया में। 50 पैसे अगर तेल की कीमत बढ़ती थी तो सबसे पहले मीडिया कहता था कि तेल में आग लग गई, तेल के दाम में आग लग गई। ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता था। हम लोगों ने हेडिंग बनाई हुई है कि ये आज से 20 साल पहले कि ये आग लग गई तेल के दाम में। ये चरित्र बदला है मीडिया का, कि आप जनता के सरोकार के मुद्दे में भी आप सरकार का मुंह देख रहे हैं कि सरकार क्या चाह रही है, आप वो दिखाएं। सरकार का नैरेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। नैरेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं आप, जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक जर्नलिज्म है, जिसमें कहा जाता है कि आपके सामने आपको हमेशा जो कमजोर पक्ष है उसके साथ खड़े होना है, बिल्कुल ये चीज खत्म हो गई है। आपको सत्ता का विरोधी होना चाहिए, ये चीज नहीं रही है मास मीडिया में। आप सत्ता के न्यूट्रल भी नहीं है, आप सत्ता के पक्ष में खड़े हैं। जैसे हम 2 मिसाल अभी आपकी जो तेल की कीमतों में, अब इस पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बात निकल आई तो बताया। एक महिला पत्रकार ने बताया कि 7 रुपए बढ़ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात, आप अगर 60 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं महीने में तो आपके 420 रुपये बढ़े, 7 रुपये बढ़ रहा है तो 420 रुपये बढ़े महीने में, तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है 420 रुपये। तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये बता करके कि ये 7 रुपये बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, पहले 50 पैसे बढ़ते थे तो प्रदर्शन होता था और मीडिया सवाल उठाता था। 50 अभी रातों रात 53 रुपए गैस पे बढ़ गए। एक 994 रुपए एक दिन में बढ़े थे। एक दिन में बढ़े थे 994। उससे बाहर से खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें महंगी और नहीं हुई। सारी चीजें महंगी हुई, पलायन बढ़ा, छोटे छोटे यूनिट्स जो थे प्रोडक्शन के वो बंद हुए। आप मुरादाबाद, फिरोजाबाद से लेकर के तमाम जो शीशे की चीजें बनाने वाले और वो तांबे और ये सब की चीजें बनाने वाले जो लोग थे, सूरत में कपड़े की फैक्ट्री, सब बंद हुई। हमारे इलाके में जहां हम रहते हैं वहाँ स्टूडेंट्स रहते थे, उनके रेस्तरां, ढाबे, होटल सब महंगे हो गए, खाना लोगों को ये परेशानी हुई। लेकिन आपने कहा कि ये ज्यादा नहीं है। भाई आप कैसे तय करेंगे कि ये 400 रुपया ज्यादा नहीं? आपके लिए हो सकता है ज्यादा नहीं हो, बड़े वर्ग के लिए नहीं ज्यादा हो, लेकिन एक उससे बड़ा वर्ग है जिसके लिए ज्यादा होगा। और वो फैक्टर बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर रहा है।
आप कैसे दिखा सकते हैं कि आपकी इतनी छोटी बिल्कुल। मानसिकता है कि आप उसको इस तरीके से ले रहे हैं? हाँ, तो ये एक बेसिक बात थी। एक दूसरी महिला पत्रकार जिनके साथ आजकल आप सब लोग उलझे हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतिशत निकाला कि जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी और 2014 में जब वो हटे, तो उस समय जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई मनमोहन सिंह के टाइम में, और मनमोहन सिंह के बाद अभी तक में वो 100% से कम बढ़ोतरी हुई है। ये 70% बढ़ा है, कुछ इस तरह का फिगर हमको ध्यान नहीं है। इस पर तो कुछ लेकिन मैथ्स भी ये निकाली basic- थी आपने, लेकिन कुछ मैथ्स भी बताइए। ये कोई बेसिक चीज है जो बेसिक आदमी जान रहा है मैथ्स को। बेस जब आपका छोटा होगा तो परसेंटेज ज्यादा होता है, अनुपात ज्यादा होता है। इसमें यही क्या है? सेम बात मैंने कही। जब 1 साल का बच्चा 2 साल का होगा तो उसकी उम्र 100% बढ़ी, 100% लेकिन वही 2 साल का बच्चा जब 3 साल का होगा तो उसकी उम्र 50% 50% बढ़ी। बिल्कुल। जब वो 3 साल का बच्चा 4 साल का होगा तो उसकी 25% बढ़ी, 33%। 33% बढ़ी। हाँ, मतलब जब 4 4 से 5 होगा तो 25% बढ़ेगी। जी। तो ये जो परसेंटेज का खेल है, इस परसेंटेज के खेल में आप देश को उलझा रही हैं। इसका मतलब आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप नैरेटिव जर्नलिज्म कर रही हैं। आपको जनता के सरोकार से, पब्लिक के कंसर्न साहब, से कोई एक ऐसी मतलब नहीं। घटना नहीं है ना कि चीन की मौजूदा स्थिति इस बात से तय होगी कि उनका प्रधानमंत्री रेलिंग को पकड़ के चल रहा है। ठीक बात है, ये कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम के फॉलोअर बताएंगे कि वो कितने ताकतवर हैं, बिल्कुल। जो कि अंडर 100 में भी नहीं है। नहीं, और ये हम लोग इस बात को, हम लोग, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है, 400 लाख करोड़ की है। चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की है, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर की। तो इससे तय होता है ना चीजें। हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 55 लाख रुपए है, हमारी प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए है। बांग्लादेश से पीछे तो हैं। वही अभी हम लोग, इसमें एक चीज- ये कोई इशू नहीं है। जी। तो ये दो बातें थी। एक तो राजनीति हर जगह होनी चाहिए है। जो बर्टोल्ट ब्रेख्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ब्रेख्ट बड़े नाटककार थे और उन्होंने नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ बड़े नाटक लिखे। गैलीलियो और द पेन एंड मिजरी ऑफ थर्ड राइट, बहुत चर्चित वो राइटर रहे हैं। उनका कहना था, जो उन्होंने गैलीलियो नाटक में ही शायद ये पंक्ति है उनकी, कि वर्स्ट इलिटरेट इज पॉलिटिकल इलिटरेट। सबसे खराब इलिटरेट है उसको, अगर उसको पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है, अगर वो पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहा है, क्योंकि उसी से उसके हित जुड़े हुए हैं, उसी से उसकी सारी चीजें तय होती हैं पॉलिटिक्स। अगर वहां वो अशिक्षित है, निरक्षर है, तो वो सबसे खराब निरक्षरता है। अगर आप, हम या अंकित, हम लोग किसी को पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से जागरूक बना रहे हैं इश्यूज के बारे में, आज के घटनाक्रम के बारे में, तो ये उनके ऊपर सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। ये हम सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करें। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अभिनय सर, ये बात आई इस तरह से थी कि कोचिंग टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं, वो पढ़ाने के अलावा सब कर रहे हैं और उन्होंने केवल शो ऑफ का काम कर रखा है, बताने का काम कर रखा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पंगा गलत जगह से ले लिया गया? क्योंकि ये बड़ा, मैंने आपको अभी जो मैसेज दिखाया, जिसमें ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि अभिभावकों से अप्रोच किया जा रहा है कि वो कोचिंग ना भेजें बच्चों को। बड़ी आयरनी है कि बिहार के मुख्यमंत्री एक स्टेटस लगाते हैं जिसमें कोटा के एक प्रसिद्ध कोचिंग का विज्ञापन लगी हुई टी-शर्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार से बने शिक्षा मंत्री केंद्र में वो अभिभावकों से कह रहे हैं कि आप कोचिंग ना भेजें। कोचिंग से नैरेटिव चलाना था कि कोचिंग के खिलाफ बयान देना है, तो साहब इधर से मेन स्ट्रीम पत्रकार निकल के आते हैं कि चलो टीचर्स को उधर से धकेलते हैं। शिक्षा मंत्री निकल के आते हैं। आपको मैं बता दूं, हम और ये कोचिंग से रहे हैं। मैंने खैर ये वाली गंदी चीजें कभी नहीं की, बट कोचिंग्स अक्सर ये करती हैं कि पता चला हमारी कोचिंग का बच्चा आया है तो उसको पहले फोन करके बता देंगे तुम्हारा इंटरव्यू होगा, टी शर्ट पहन लेना। हाँ, घर में थोड़ी बच्चा टी शर्ट पहन के रहता है कोचिंग की। तो ये सब उस प्लानिंग का हिस्सा होता है। और ये जो मोदी जी का एक डायलॉग मेरे दिमाग में दिन रात हिट करता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सीमा है हिपोक्रेसी की कि मूवी में 80 बार सिगरेट पी जाती है, नीचे लिखा रहता है छोटा छोटा, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या आप तंबाकू बिकवा रहे हो और नीचे लिखा रहता है तंबाकू जानलेवा है। मेरी समझ में नहीं आता, बिहार में शराब बंद है, शराब गलत चीज है इसलिए, और यूपी में चालू है। एक गांव जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, लोग वहां से पैदल चल के आते हैं, इधर पी के निकल जाते हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी है? कोचिंग चल रही है, एक तरफ आप कह रहे हो कोचिंग का व्यापार 1,34,000 करोड़ का है। पहली बात तो मैं बता दूं, कोचिंग इज ए सर्विसेज। कोचिंग शिक्षा नहीं है देश में, तो व्यवसाय है, और व्यवसाय है तो सरकार को इनकम टैक्स भी जाता है GST और भी मिलता है। सरकार को जीएसटी भी जाता है। आप बंद नहीं कर सकते, कर देना। मोदी जी एक कानून लाए आज रात को 8 बजे कि कल से कोई कोचिंग नहीं चलेगी। हम खुश हैं, हम सेलिब्रेट करेंगे इस चीज को। आप दिखाइए ये हिम्मत कि कोचिंग बंद करिए और जिम्मेदारी दीजिए। आप जब अपने शिक्षकों को एसआईआर पे लगा देंगे, जब आप अपने शिक्षकों को यूपी में भूसा कलेक्ट करवाने पे लगा देंगे साहब, चुनाव में ड्यूटी लगाएंगे, तो हम जैसा आदमी ही ना उनको पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा बताइए? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यूपी में 9,800 स्कूल में एक शिक्षक है। कैसे पढ़ाएगा? हम जैसे लोग नहीं होंगे कैसे पढ़ाएगा? हम तो यूट्यूब पे हैं, लाखों लोगों को पढ़ा देते हैं। 24 घंटे में 3-4 लाख लोग वही वीडियो देख लेते हैं। और आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर आप पूछते क्या है
यूपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट है ना, हमने एनसीईआरटी से कुछ नहीं पूछा, और स्कूल में तो आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा पीआईबी रिलीज पढ़ने तो आपके हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा बताइए। आप 15 मिनट में कह रहे हो उससे गणित के 25 सवाल करो, आपने सिखाए 12वीं तक कभी उसको 15 मिनट में 25 सवाल करना, तो उसको हमारी जरूरत नहीं है क्या? तो यानी एक तरीके से एक बहुत ये ही हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं। एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न है सर, जिसको सब लोग अवॉइड करते चल रहे हैं, और वो अवॉइड ये है कि ये पूरी डिबेट ना जाकर टिकती है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। आप चाहे पत्रकारिता को ले लें, शिक्षकों को कार्यों को ले लें, पेपर लीक को ले लें, या फिर एग्जाम के अंदर हो रही धांधलियों को ले लें, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता को ले लें, एंड में कहाँ जाके टिकते हैं? शिक्षा के ऊपर। आज भी हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर वो लूप होल्स विराजमान है। बार बार जब ये कहा जाता है कोचिंग टीचर्स की बातें, सच यही है कि सर आईआईटी जेईई की तैयारी मैंने कराई है लंबे टाइम तक, किताबों से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से पार कितनी बड़ी किताबें पूछी जा सकती हैं, वो वहाँ के टीचर का सबसे बड़ा शिगुफा होता है कि मैंने क्लेडन से ये पूछ लिया, मैंने यहाँ से ये पूछ लिया। ये चर्चाएं होती हैं कि यहाँ से सवाल निकल कर आया है ना। तो ऐसे ही जब मैथ के बारे में अभी चर्चाएं हुई, अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर गया, यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी हमारे प्रीवियस सेलेक्टेड लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक ही चर्चा में थे कि अगर हम खुद इस पेपर को देने बैठते तो हमें नहीं पता कि सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से पूछ रहे हो। मतलब अब चीज़ ये हो गई है कि कोचिंग वर्सेस पूरा सिस्टम है, टैक्स सरकार को लेना है, लेकिन इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रमण करना है, क्योंकि ये वो लिमिटेड जमात है जो दिख रही है लेकिन सकारात्मक रूप से सेंसिटाइज कर रही है। सेंसिटाइज करने में जैसा इन्होंने भूमिका निभाई, बहुत सारे और भी हमारे साथी शिक्षक हैं जो समय समय पर ऐसी चीज़ों के मुद्दे उठाते रहते हैं। इन चीज़ों में हम आखिरी पॉइंट ऐड करके इसको विराम की तरफ ले जाएंगे, कंक्लूसिव रिमार्क की तरफ बढ़ेंगे। अभिनय सर, सारी बातें अपनी जगह सही हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षण के भी स्तर होने चाहिए? शिक्षण के स्तर से मेरा मतलब है कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आप शिक्षण कार्य करने लगे हुए हैं, प्रतिक्रिया है, लाजमी है, आपको रखनी है, ओपन प्रतिक्रिया रखें, लेकिन उस प्रतिक्रिया में अगर आप स्तरहीन शिक्षण कार्य करने लगेंगे, यानी कि केवल अपनी पीआर को मेंटेन करने के लिए शिक्षण कार्य होने लगेंगे, तो सर वो जायज ना विद्यार्थियों के लिए है। बड़ा कमाल की बात कही है। हाँ। जिस दौर में सरकारें अपनी खराब नीतियों को प्रमोट करने के लिए विज्ञापनों पे दसियों हजार करोड़ खर्च कर रही हों, सोचिए आप खराब नीतियों को। अब सोचिए मैं पढ़ाता हूं और ये पढ़ाते हैं, मान लेते हैं मैं खराब पढ़ाता हूं, इसमें एक पॉइंट लगाता हूं, सरकार वाला जो पॉइंट बोला है ना, आप अच्छा पढ़ाते हैं। एक मिनट, सरकार वाला चूंकि आपने पॉइंट बोला इसलिए मैं ऐड कर देता हूं, वो बीच में पत्रकारिता के अंदर भी वो पॉइंट आया था, मैं वहां छूट गया था। सरकार की नीतियों का विज्ञापन होना आवश्यक है, ये सरकार के कानून का हिस्सा है, ये बकायदा इसके लिए मंत्रालय शिक्षा अभियान जैसे अभियान जो शिक्षा को प्रमोट करते थे क्यों बंद कर दिए, जिसमें तमाम बच्चे स्कूल में भागते हुए दिखाई देते थे? ये जरूरी नहीं थे। अभिनय सर, अगर सरकार स्कूल क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आप अनाज बांट रहे हैं, अगर आपने हेल्थ की कोई स्कीम लाई है, सरकार के बजट में जो अपन कहते हैं ना न्यूज चैनल्स को बजट मिलता है, वो बात सही है, मतलब नीति खोखली हो, हाँ। प्रमोशन जबरदस्त होना चाहिए। आप जल मिशन योजना की बात करते हैं और हम वीडियो देखते हैं कि लड़कियां किस तरीके से कुएं में पानी भर रही हैं। अभी हम घर घर जल पहुंचाने की बात कर रहे थे ना, हमने प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का खूब प्रमोशन किया, स्किल डाल देंगे बच्चे में इंजेक्शन के थ्रू। क्या हुआ? 10,000 करोड़ का घोटाला। करिए ना इसको प्रमोट, बताइए किन लोगों ने किया? आपने किया उनको अंदर? आपकी सीएजी की रिपोर्ट कहती है ना। मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा था, मैं खराब शिक्षक हूं, ये अच्छे शिक्षक है, ठीक है सर। ये केसी सिन्हा है, मान लेते हैं, ये एचसी वर्मा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है। अब मैं हूं एक शिक्षक खराब हूं, मैं अपनी पीआर पे किसी भी तरीके से गलत करके और जो है खूब पैसा खर्च करके ज्यादा बच्चे लेके आ रहा हूं। इनकी चिंता होगी कि यार मैं अच्छा भी पढ़ा रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, तो इनके पास जो हथकंडे होंगे, जो भी कुछ होंगे, ये इस्तेमाल करेंगे अपने आप को प्रमोट करने में कि भाई मेरा अच्छा शिक्षण जाना चाहिए। साहब वो दौर है जहां आपने इतना सस्ता डेटा दे दिया कि बच्चा इंस्टाग्राम पे टिका हुआ है, पढ़ना ही नहीं चाह रहा। आप बताइए, ऑफलाइन में जब बच्चा आके बैठ जाता था तो उसके अंदर ये शर्म होती थी कि उठ के नहीं जाएगा, चाहे टीचर कितना भी बोर पढ़ा रहा हो, और हमें भी चिंता नहीं होती थी, डर नहीं होता था। आज यूट्यूब पे पढ़ाने का आपको नहीं लगता डर है? मुझे पता है कि मैंने थोड़ी सी भी ढील दी, मैंने थोड़े से भी क्लास को बोरिंग किया, वो तुरंत इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं वो जिम्मेदारी भी निभा रहा हूं कि अपनी क्लास को इंस्टाग्राम की रील से ज्यादा एंटरटेनिंग बना दूं। 3 घंटे खड़े होना आसान नहीं होता, 3 घंटे की क्लास लेता हूं मैं, 3 घंटे से कम मैंने ली नहीं। मैंने पेपर लीक उद्योग पे भी 2.5 घंटे बोला। मेरा जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो 2.5-3 घंटे पे ही रुक पाता हूं, प्रॉब्लम है। तो मेरी कोई भी क्लास आप देखेंगे 3 घंटे की होगी, उससे पहले मैं रुक ही नहीं। मैं गणित पढ़ाने लगूंगा 3 घंटे चलेगा, मेरा सेमिनार होगा 3 घंटे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, तो वो हमें करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कि लोग मेरे पक्षपात की बात करते हैं, मुझे एलपीयू ने इन्वाइट किया,
बाकायदा। और आपको भी पता होगा इन्फ्लुएंसर्स को, जितने भी लोग होते हैं उनको एक पैसा भी, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन समझिए मिलता है। साहब मैं वहां पहुंचा तो शो था री इमेजिन एजुकेशन। मैंने धुलाई कर दी थी वहीं स्टेज पे खड़े होकर। मैंने कहा कोई बात नहीं, उतार देंगे। मैंने कहा आप बताओगे री इमेजिन एजुकेशन जो कोर्स के साथ बस्ता किताब बोतल बेच रहे हो? तो मेरा ये रहता है कि मैं बहुत अनफिल्टर्ड हूं, मेरे को जो दिखता है मैं वो बोलता हूं, चाहे मैं अपने बारे में, जहां मुझे लगता है कि यार ये मेरी कमी है। जैसे मुझे ये लगा कि इस वक्त शायद मीडिया की आवाज को ना उठाया होता तो पेपर लीक वाला मामला अभी टॉप पे ही चल रहा होता। मुझे भी इस बात का अफसोस हुआ। मैंने कहा लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या पता मीडिया आप सुधर जाए, इस उम्मीद में हम हैं। तो आज आप भी देखते हैं कि YouTube पे, यार मैं कोरोना में नहीं आया हूं सर, आपको बताऊं, मैं 2017 से हूं। मेरे तब 1 मिलियन हो गए थे, तब तो रील नहीं थी, शॉर्ट नहीं थी, बच्चा पढ़ने वाला था। मैं रात के 3-3 बजे लाइव पढ़ाता था, बच्चा पढ़ता था। आज वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा है जिसको सरकार ने कोरोना में बिना पढ़ाए डिग्री देके भेजा है। मैं उस बच्चे के साथ जो है डील कर रहा हूं, जो 4 दिन के अंदर 2.25 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी शर्त है कि मैं आलसी हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं उसको पढ़ा रहा हूं। तो आप सोचिए मुझे कितनी जान डालनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं कि मैं सीधे वो बोरिंग गणित पढ़ाऊं। गणित पहले क्यों मुश्किल लगती थी, आज हमारे दौर में नहीं लगती। मैंने आसान बनाया साहब गणित को। अब आप मेरी कोई एक रील देख के जिसमें मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मैं भी 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, परेशान हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया, आप दिखा रहे हैं कि ये तो नाच रहा है। जहां पे मैंने ये कह दिया कि अरे यार मैंने टी शर्ट रिपीट नहीं की, मेरा आता है ना बच्चा ये देखने कि गुरुजी की टी शर्ट रिपीट तो नहीं, इसी बहाने पढ़ने में जोड़ लेता हूं ना मैं उसको। आपको क्या आपत्ति हो रही है? आजकल तो 399 में टी शर्ट मिल जाती है, आपको क्या आपत्ति हो रही है? तो ये सब बातें कहना बड़ा गलत है। हम भी हर वो काम कर रहे हैं जो सरकार के एक लीगल फ्रेम में है, हम ही नहीं, सारी कोचिंग्स में। अगर आपको आपत्ति है, अब इनके बयान तो उलूल जुलूल होते हैं। ये कहते हैं साहब राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति खर्च की है, तो फिर आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कोई भी अगर गलत कर रहा है, कोई कोचिंग गलत कर रही है, तो किसी ने रोका है क्या? आप एक्शन लीजिए। सरकार अच्छा करती है तो हम सरकार को प्रमोट करें, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हम तो कहते हैं यार मोदी जी अच्छे लगते हैं 10 लाख के सूट में, मैंने हमेशा तारीफ की है। उस पर किसी मीडिया ने नहीं बोला कि मोदी जी के कपड़े रिपीट नहीं होते। बताओ ना है रिपीट? आप बताइए। हर राज्य में अलग अलग लुक बदल जाता है, वो भी तो देश की सेवा कर रहे थे साहब। 70-80 हजार सैलरी होती है प्रधानमंत्री की, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो उतने में तो नहीं हो सकता। ज्यादा हो गई है सैलरी, अब सैलरी ज्यादा हो गई है। आपकी प्रतिक्रिया अब काफी ज्यादा हो गई है। एमपीज की सैलरी भी, अब सैलरी भत्ता होता फिर भी 10 लाख का सूट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इनका तर्क ये है। हाँ। देखिए, और राहुल गांधी का भी जो मामला है कि आप इतने रुपए, इतने कमाई है, इतने रुपए खर्च किए, वो सबको पता है कि कोई वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो आयोजक बुला रहा है वो आपको टिकट देता है, वो ठहरने की व्यवस्था करता है, पार्टी है, पार्टी का फंड है, उससे पैसे जाते हैं, वो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये गलत मैसेज दे रहे हो ना आप। आपको ये नहीं देख रहे हो कि इससे आपका आईटी डिपार्टमेंट कमजोर दिख रहा है। आपने जो अभी जितने भी तर्क दिए, मैं एज इट इज इन तर्कों को उठा के पत्रकारिता पर लेके चलता हूँ। सर ये बिल्कुल लागू होती हैं सारी चीजें पत्रकारिता पर भी, क्योंकि आज के दौर में जहां इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, नेशनल मीडिया में एन नंबर ऑफ चैनल खुल चुके हैं, हर किसी को प्राइम टाइम चाहिए, प्राइम टाइम में ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस के लिए टीआरपी जरूरी है, और टीआरपी जब आती है तो विज्ञापन आता है, विज्ञापन आता है तो संस्थान चलता है। अब उस समय पर प्राइम टाइम में डिस्कशन क्या हो, यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। क्या विज्ञापन या फिर ये पैसा तय कर रहा है देश के अंदर गरीब मर रहा है, बेरोजगारी छूट रही है, इनकी चर्चा छोड़कर एक टीचर ने क्या पहना, उस टीचर ने कितनी गाड़ियां रखी, उस टीचर ने ये क्या, किस तरह का वो है? देखिए, ये जो घटनाक्रम है ना, ये तो एबरेशन है, हम इसको मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, ये तो एबरेशन है, ये एक समय आ गया। लेकिन जब भी आप डिस्टर्ब करेंगे, जो इक्विलिब्रियम है, जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आप टारगेट होते हैं। ये आज का मामला, आज अभिनय टारगेट हुए, एक समय खान सर टारगेट हुए पटना में, जब वो छात्रों के साथ उतरे, बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल करो। 2024 में जब वो उतरे बच्चों के साथ, तो उनको टारगेट किया गया कि बच्चों को उकसा रहे हैं, तो देशद्रोही हैं, तो ये तमाम चीजें जब आप उनके साथ जब वो उतरे, वो टारगेट हुए, आज ये टारगेट हुए, तो ये एबरेशन होता है, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पर होता है ये। और इक्विलिब्रियम क्या है? वो ये है कि यथा स्थिति जो चल रही है उसको चलाए रखो, जहां से आपका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है उस इंटरेस्ट को पूरा करो, उसको कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर उसको टारगेट करो। ये सिंपल सा गणित है, हम समझ लीजिए। जो आइडिया जो अप्लाई होता है किसी यूट्यूब के शिक्षक पर, वही अप्लाई होता है पत्रकार के ऊपर भी। जब नए मीडियम में आप जाते हैं, आज पत्रकारिता करते हुए किसी को साइकिल पर घूम घूम करके बात कहने की क्या जरूरत होती है? किसी को उछल कूद करके यहाँ से वहां से वहां जाके, वहां से वहां जा करके कहने की क्या जरूरत होती है? तो अटेंशन ग्रैब कर रहे हो आप। जब वो करता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम अलग तरीके से बात कर रहे हैं, ताकि हम
आई बॉल कैच कर सकें, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि वो टेलीविजन पर भी आपको दिखना है, आपको Engaging यूट्यूब पर भी जानना है, यूट्यूब पर भी आपको वो वीडियो जाना है। तो लोग तमाशा देखने के लिए ही देखें, तो आपको लोग जो है वो आपको इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। ये दोनों प्रोफेशन जो हैं, हम ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं कि ये बड़े तकनीकी विषय हैं और प्रशिक्षण के साथ होना चाहिए। एक समस्या है, दोनों जगह है। देखिए, हम लोग जानते हैं, हमने जब इस सरकार की पहली शिक्षा मंत्री हुई थी, हमने कहीं कहा था, लिखा था कि अगर वो पेडागॉगी और कैरिकुलम का फ़र्क समझा दें तो हम छोड़ने को तैयार हैं, हमको जो कहिए हम छोड़ने को तैयार हैं। हमको पता है कि नहीं, उनको जानकारी नहीं होगी कि तो पेडागॉगी जो है वो एक विज्ञान है। आप कैसे, आर्ट है, साइंस है, आपका प्रोफेशन, आप शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, शिक्षा कैसे देगा, ये इसका पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, वो डेवलप किया गया है उसको, और उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे कई बार हम लोग ये भी समझते हैं कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये शिक्षा है। ये सिर्फ ये शिक्षा नहीं है, उसके साथ आपको और तमाम दूसरी चीज़ें देनी होती है। छात्र को इसके लिए तैयार करना होता है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसका उसके जीवन में क्या इस्तेमाल है, उसको वो कैसे इस्तेमाल करेगा, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका सोशल उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये ओवरऑल शिक्षा पेडागॉगी में सिखाते हैं। और एक करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम है, जो एक पर्टिकुलर विषय है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप उसके बारे में उसको ट्रिक्स सिखाते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे वहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वैसे ही पत्रकारिता में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और वो क्या ट्रेनिंग होती है? सबसे पहली ट्रेनिंग ये होती है कि आप किसके प्रति जवाबदेह होंगे। आपकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, महिलाओं के प्रति, इस देश के हर व्यक्ति के प्रति। पत्रकारिता पे एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात को रखा, एक मिनट हम इसको इसमें इसलिए ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनर वीडियोस पर उन्होंने टिप्पणी जब करी तो उससे उन्हें ये कहीं ना कहीं ऑफेंसिव एटीट्यूड उनका प्रतीत होता है। उस पर हम अभी बताते हैं आपको, लेकिन ट्रेनिंग किस चीज़ की होनी चाहिए? पहली ट्रेनिंग, फिर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप तथ्यों की जांच पड़ताल करें। बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए आप कोई खबर नहीं दिखाएं। आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई खबर दिखा रहे हैं तो उसका पक्ष जरूर पूछें। ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ट्रेनिंग से आती हैं, जो पत्रकारिता में मतलब मस्ट है, जो आपको होना चाहिए है कि आप ऐसे खबर नहीं देंगे, जवाबदेही आपकी होगी, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे, आप कमज़ोर का पक्ष रखेंगे, आप सत्ता के साथ जो उसकी गलत नीतियां हैं, जैसी बात हो रही थी, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इथिकल है, आपका एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक फैक्चुअल उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वहाँ भी ये सब चीज़ें लैक कर रहे हैं सब लोग, वो चीज़ें वहाँ भी कम हो गई हैं। अब आपने जो कहा कि उनको वो आउटरेज किस बात से हुई, आप देखिए, वो इतना आउटरेज थी कि उन्होंने वो 3 या 4 वाक्य बोले, वो सारे सेंटेंस गलत थे। जानना नहीं कौड़ी, हम आज तक हिंदी में इसका नहीं, हम इस तरह का सेंटेंस नहीं देखे। जानना नहीं कौड़ी का क्या मतलब है? सही बात है। आपने कहा, उसके बाद एक सेंटेंस था, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। हाँ, वो आप गुस्से में थी, आप गुस्से में, आपको गुस्सा आ रहा था, आपको रैंट करना था, इसलिए हमने कहा सामने लिखा हुआ स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं थी, आपके स्क्रिप्ट नहीं थी आपके तो आपने कहा कि जानना नहीं कौड़ी, और उस वक्त फ्रेम आपके ऊपर था। हाँ। मुझे ये लेटर ऑन पता चला कि उसमें 4 लोग थे डिबेट, 4 लोग, लेकिन जिस वक्त वो बात उन्होंने कही तो फ्रेम उनके ऊपर था। फिर आपने एक सेंटेंस उसमें कहा कि कुछ लोग महारथी बन जाते हैं, महारथी समझने लगते हैं, और फिर कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। हम आज अपने को बहुत महारथी समझने लगे तो हमको कोई फॉलो नहीं करेगा, हमारे समझने से कोई हमको फॉलो नहीं करेगा। हम सच में महारथी बनेंगे, दूसरा समझेंगे तो फर्क पड़ेगा, दूसरा समझेगा तब। तो एक सेंटेंस हम बता रहे हैं, जो सेंटेंस था कि अपने को महारथी समझने लगते हैं तो लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। हम समझने लगेंगे महारथी, हमको कोई फॉलो नहीं करेगा। लोग समझेंगे हमको महारथी तो हमको फॉलो करेंगे। फिर एक बात उन्होंने कही कि भाई इसलिए इनकी वजह से फिर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, और कहा जाता है कि तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहीं से तभी क्रैक करोगे। भाई ये सवाल आप उठाइए उससे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ये सवाल आप सरकार से पूछिए, शिक्षा मंत्री से पूछिए कि स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं होती है। क्यों एक स्टेट में हजारों स्कूल है जहाँ एक विद्यार्थी है, क्यों ऐसे स्कूल है जहाँ उनकी बिल्डिंग्स नहीं है, आप लैब्स नहीं है, आप ये पूछिए किताबें कैसे नहीं सप्लाई होती हैं समय से उनके पास। तो ये सवाल तो आप, इसलिए आप एक जो अल्टरनेटिव व्यवस्था विकसित हुई है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी हम लोग जानते हैं। आवश्यकता हुई तो सरकारी हॉस्पिटल समाप्त होने लगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आगे सामने। जब सरकारी स्कूल कॉलेज खराब होने लगे तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन धंधे के लिए किया जा रहा है। हाँ, हॉस्पिटल्स के टारगेट हैं, टारगेट इस पे आवाज उठाइए आप, इस पर आवाज उठानी चाहिए। तो वही पैरेलल एक व्यवस्था बनी भाई, एक व्यवस्था, एक संस्थागत तरीके से BSNL और VSNL, दो, एक विदेश संचार सेवा निगम लिमिटेड था, भारत संचार निगम लिमिटेड है, महानगर संचार निगम MTNL, BSNL, एक सिस्टम, एक योजना के तहत इन तमाम को खत्म किया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर इमर्ज हो जाए। तो प्राइवेट प्लेयर इमर्ज हो गए। अब आप उस प्राइवेट प्लेयर को इसलिए नहीं गाली दे सकते हैं, प्राइवेट किसी टीचर को, कि तुम्हारी वजह से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई बंद हो गई। हाँ,
भाई तुम्हारी वजह से, इनकी वजह से या आपकी वजह से अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है कोई कहे तो इससे बड़ी मूर्खता की बात नहीं हो सकती। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकार की अक्षमता है, ये सरकार का निकम्मापन है। चाहे ये नहीं बताएंगे कि अभी देखिए 121 करोड़ की प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया उत्तराखंड में, इससे सरकारी नौकरी खत्म हुई, इस पे कोई बात नहीं करेगा। हाँ वही यार, शिक्षा की जब बात हो रही है आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस समय भी ट्यूटर होते थे, प्राइवेट कोचिंग नहीं थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे सब लोग, सब जाते थे। फिर एक समय ऐसा था जब शिक्षक आते थे पढ़ाने, फिर जब उस अच्छे शिक्षक का नाम हुआ तो ज्यादा लोग उनके घर जाने लगे पढ़ने। सही बात है। भाई उसके बाद जब और जरूरत पड़ी तो कोचिंग शुरू हो गए। फिर हमने कोचिंग का वो दौर देखा जब 20-20, 40-40 लोगों का बैच होता था। फिर ये दौर देखा कि 500 आदमी बैठा हुआ और स्पीकर लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक स्पीकर लगा के पढ़ा रहा है। फिर आपका यूट्यूब का मीडियम आ गया तो वहां लाखों बच्चों को आप एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें डेवलप होती गई समय के साथ, और दूसरा सिस्टम जो बनाया गया था वो फेल होता गया। और आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि 40 बच्चों में वो पढ़ाई होती थी वो 1 लाख में नहीं हो पाएगी। हमारे पढ़ाने के तरीके भी तो बदल गए। हमने इतना पढ़ा लिया ऑफलाइन, हमें पता होता है कि बच्चा यहाँ फंसेगा। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे हुआ? बिल्कुल। तो हमें ये बोलना पड़ता है। आपको ब्लिंकिट एक्सेप्टेड है, 10 मिनट में सामान ला रहा है, आपको जेप्टो एक्सेप्टेड है, आप आज के जमाने की सारी चीजें एक्सेप्ट करेंगे, बट आपको आज के जमाने के टीचिंग स्टाइल या आज के जमाने की और चीजों से समस्या है। देखिए जब इवोल्यूशन होता है, चीजें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। तो पढ़ाने का तरीका बदलता है। जैसे कहा अभिनय ने कि हम हाथ ऐसे ऐसे करें तो लोग कह देंगे नाचने के लिए। अरे हमारा तो धर्म का उपदेश देता है, वो नाचने लगता है मंच पर, उसमें क्या नाचने की जरूरत है? बड़े बड़े सदगुरु बने हुए हैं लोग, बड़े बड़े गुरु लोग, आसाराम बापू को देखिए और अटल जी सामने बैठ के हमने उनको ताली बजाते हुए देखा। आप क्यों नाच रहे हैं? आप धर्म की बात जब कह रहे हैं तो उसमें नाचने की क्या जरूरत है? आपका ऑडियंस जो सामने बैठा हुआ है, आप उसको बांधे रखना है आपको। भाई मुरारी बापू शेर व शायरी क्यों करवाते हैं? शायरी करवाई जाती है, कविताएं पढ़वाई जाती हैं, और फिर उसमें धर्म का उपदेश आप देते हैं। तो बच्चों को, लोगों को, तो बड़े लोग हैं धार्मिक आस्था के साथ आपके पास आए हुए, फिर भी इंगेज करने के लिए आपको कुछ करना होता है, कुछ और करना होता है एडिशनल। तो ऐसा अगर कोई यूट्यूब टीचर कर रहा है या कोई पत्रकार भी कर रहा है तो हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है कि आप शेर व शायरी कहें, आप कोई उदाहरण दें, आप कोई कहानी सुनाएं, आप कोई कहावत कहें और उसके साथ अपनी खबर बनाएं, उसको एंगेज किए रखें, तो ये अच्छी बात है। आप बस ये करें कि झूठी खबरें न दें, गलत खबर न दें, खबर को डाइवर्ट मत करें, जो जनता से जुड़ा मुद्दा है उसको डाइवर्ट मत करें। आपके हम लोग जानते हैं कि मास मीडिया हमेशा सत्ता के साथ होता है, लेकिन उसी में सत्ता के प्रति भी जिम्मेदारी निभाते हुए आप जनता के प्रति एक जिम्मेदारी अपनी निभा सकते हैं। जानते थे, अब बदलना पड़ेगा। ये आज का भारत है, ये नया भारत है, आपको सत्ता का साथ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं चलेगा, वो सिस्टम नहीं छोड़ सकता। उस सिस्टम में सरकार के विज्ञापन से चीजें चलती हैं, और विज्ञापन के लिए भी हम जिन्हें अभी एडवर्ड एल बर्नेस का नाम लिए, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि विज्ञापन जितना प्रभावी है उससे 100 गुना ज्यादा न्यूज प्रभावी है। न्यूज जो है, विज्ञापन का असर होता है उससे बहुत ज्यादा प्रभावी न्यूज होता है, इसलिए वो न्यूज क्रिएट करते थे, इवेंट। अब एक बड़ी दिलचस्प बात आपको देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब लोगों तक ये अवेयरनेस हो जाएगी कि विज्ञापन से न्यूज प्रभावित हो रही है तो न्यूज देखना बंद कर देगा ना, और कर दिए। वो काफी लोग कम हो चुके हैं, इसलिए जो नेता हैं या दूसरे लोग भी हैं वो इवेंट क्रिएट करते हैं और उस इवेंट का न्यूज बनता है। समझ रहे हैं? इवेंट क्रिएट करना, जो ये बर्नेस की जो थ्योरी है, 100 साल पहले की थ्योरी बता रहे हैं। 100 साल पहले 1929 में एक लकी स्ट्राइक सिगरेट आया अमेरिका में, तो उस सिगरेट का विज्ञापन करना था, तो उन्होंने कहा कि हम सिगरेट का विज्ञापन दे देंगे तब तो ये होगा, सिगरेट का विज्ञापन हुआ। उन्होंने महिलाओं की परेड कराई न्यूयॉर्क में, और वहाँ महिलाओं ने सिगरेट जलाई और उसका नाम दिया कि टॉर्चेज फॉर फ्रीडम, टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम। महिलाएं सिगरेट जला रही हैं, उसका नाम दिया टॉर्चेज ऑफ फ्रीडम, और वो इतनी बड़ी खबर बनी तमाम अमेरिका के अखबारों में, और महिलाओं में सिगरेट पीने का चलन बढ़ा, सिगरेट का बाजार बढ़ा। तो आप इवेंट क्रिएट करते हैं, न्यूज क्रिएट करते हैं, विज्ञापन जो काम नहीं करता है वहाँ। तो ये तमाम जो चैनल्स अभी आजकल आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि इसको, या अखबार भी हैं, चैनल्स भी हैं, या यूट्यूब पर भी ऐसे हैं, ये न्यूज़ देते, ये दिखाते हैं कि हम न्यूज़ दे रहे हैं, हम तटस्थ, हम न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन वो आप एक इवेंट को न्यूज़ बना करके पेश कर रहे होते हैं, जिसका एक हिडन उसका मकसद होता है। ये नहीं होना चाहिए। आप विज्ञापन को विज्ञापन में दिखाइए। एडवर्टोरियल एक कॉन्सेप्ट आ गया, एडवर्टीजमेंट है और एडिटोरियल है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, आप नहीं मिक्स कर सकते। सही बात। शिक्षक ने ड्रीम 11 प्रमोट किया होता, कुछ ऐसी चीजें जो युवाओं को गलत दिशा में लेके जा रही हैं, तब आप आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं। हमारे पास नहीं आते क्या विज्ञापन? बिल्कुल खूब आते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। बहुत ही कंक्लूसिव तरीके से बातें लैंड हुई हैं। होपफुली आप सबने अपनी अपनी बातें अच्छे से कही हैं। तो मैं आफ्टर ऑल फाइनल रिमार्क के साथ इसे फिनिश करते हुए निकलता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दोनों पैनलिस्ट की बातें बहुत ही तसल्ली से सुनी होंगी। मैंने भी हद तक प्रयास किया कि मैं चुप रहूं, लेकिन शिक्षक हूं तो बीच बीच में बोल पड़ रहा था, उसके लिए मैं गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूं साहब। आपको बोलना चाहिए, मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान के सटायरिस्ट थे बड़े, उन्होंने कहा कि एक बार आदमी प्रोफेसर हो जाए
तो जीवन भर प्रोफेसर रहता है, भले बाद में वो समझदारी की बातें क्यों न करने लगे। उनका कहना था कि पहले समझदारी की बात नहीं कर सकता है वो, भले बाद में क्यों नहीं समझते, वो एक बार प्रोफेसर हो गया तो प्रोफेसर। लेकिन हमारी ऑडियंस ने आज जब ये सारी बातें सुनी होंगी तो उन्हें दोनों पक्ष के साथ साथ ये समझ भी विकसित हुई होगी कि अल्टीमेटली शिक्षण कार्य बचपन से लेकर अब तक यही बताया गया है कि सबसे बोरिंग कार्य है। कहते हैं किसी को नींद ना आए तो कभी तक किताब पढ़ ले, नींद तो आ ही जाएगी। और ऐसे में आज जब शिक्षण के तरीके बदले हैं, तौर तरीके बदले हैं, जिनको आपने देखना चाहा वो लोग बदले हैं, लोगों के तरीकों में आपको पसंद आने लगा कि वो बताएं, ये बहुत ही मतलब ये बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन है सर। अगर टीचर कोई गाड़ी डाले और जनता नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखने लगे कि ये फर्जीवाड़ा है, हटाओ हटाओ, अगली बार टीचर गलती से नहीं वो काम करेगा। ये बिल्कुल कैरेट एंड स्टिक मॉडल है, आप अप्रिशिएशन देते हो वो चीज़ रिपीट होकर बाहर आती है। सर की जो बातें हैं उस पर मास में लोग निकल कर आते हैं। प्रीवियस में भी आपने बहुत सी ऐसी बातें उठाई हैं जो लोग उनके साथ चल के आए। कुल मिलाकर के सर ये रिवार्ड जो है वो आप ही लोगों का दिया हुआ है। आप लोगों ने जिस तरीके से शिक्षण कार्य को पसंद किया, शिक्षक वो कर रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ, पहले कहा जाता था यत्र राजा तत्र प्रजा, अब चीजें बदल चुकी हैं। जब सही में डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं तो यत्र प्रजा तत्र राजा, यत्र स्टूडेंट तत्र टीचर, ये बिल्कुल वही स्थिति है। आप पत्रकार कैसा पसंद करते हैं? आपको हिंदू मुस्लिम की खबरें पसंद आती हैं, आपको कोई मर गया, बोतल में बंद हो गया, कोई ड्रम में घुस गया, किसी ने, आप हमारे देश के प्राइम टाइम में चल रहा है कि मर्डर के 7-7 दिन तक डिस्कस हो रहा है कि साहब उस 7 दिन के अंदर न जाने कितने मर्डर हो गए जिनकी चर्चा कोई नहीं हो रही है। आप अपना इंटरेस्ट बदलिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं ना कि सभी लोग सुचितापूर्ण कार्य करें तो कुछ जिम्मेदारी आप भी उठाइए। हम लोग अपने स्तर पर बहुत बेहतर करने के प्रयास में हर दिन हैं। आप हमें तय कराइए, हमारे राह बांधिए, हमें जिम्मेदारी दीजिए कि सर हम आपसे यही चाहते हैं। Am I right, sir? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज होती है ना कि जैसे मेरे भी 2 बेटे हैं, ये मैं राह तय करता हूँ कि मुझे इनको कितनी देर टीवी दिखानी है। वो तो पूरे दिन मोबाइल देखना चाहते हैं, तो ये मैं तय करता हूँ। तो हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है। मैं भी जब क्लास ले रहा होता हूँ, मैं ये अपने दिल की बात बता रहा हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार 1 मिनट मैंने ये बात ज्यादा बोल दी, मैं तुरंत टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो ये हमें खुद भी इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन बिल्कुल हमेशा करते रहना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने युवाओं को क्या परोसना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उनको लगता है कि आज का युवा इतना आलसी और खाली हो गया है कि 2.25 करोड़ लोग 4 दिन के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये सरकार के लिए एक मैसेज है, बिल्कुल मैसेज है, चिंता का विषय है। लोगों में गुस्सा है, निराशा है, और उसको समझना चाहिए सरकार। जिस युवा को हम कह रहे हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डिजास्टर ना बन जाए, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। वेरी ट्रू। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर, आप लोगों ने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच आप सभी का सुनने के लिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। अगर बच्चों को समर वेकेशन में कुछ बढ़िया ज्वाइन कराना है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। सिखाइए AI का यूज करना। धन्यवाद।